इम्पॉसिबल एक्ट, वो दो तरह के इम्पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। पहला, एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड। एन एग्रीमेंट यानी कि दिस एग्रीमेंट इज वॉइड, इट मीन्स कि वो पहले से ही उन्हें पता था कि दिस इज इम्पॉसिबल। जिस दिन मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं तभी से वो इम्पॉसिबल था, कभी पॉसिबल था ही नहीं वो। मैं कह रहा हूं मैं आज यहाँ पे एक ऐसा पेड़ लगाऊंगा, जो पौधा लगाऊंगा आम का, और वो कल बड़ा हो जाएगा और कल उसमें फल भी लग जाएंगे, दिस इज इम्पॉसिबल। और मुझे एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस एग्रीमेंट मुझे पता है कि दिस इज इम्पॉसिबल। या मैं कह रहा हूं कि मैं दो पैरेलल लाइंस को ज्वाइन कर दूंगा, दिस इज इम्पॉसिबल। तो जिस समय मैं वो एग्रीमेंट कर रहा हूं मुझे पता है कि वो इम्पॉसिबल है, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड एब इनिशियो, दैट एग्रीमेंट इज वॉइड। बट सेकंड सिचुएशन में वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो एग्रीमेंट की बात कर रहा था, यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, यानी कि इट वाज अर्लियर पॉसिबल और लॉफुल, बट आफ्टरवर्ड्स इट बिकम्स इम्पॉसिबल एंड अनलॉफुल। तो जब मैरिज हॉल बुक किया तब तो वो पॉसिबल था ना बुक करना, हो सकती थी शादियां उसमें होती भी थी, लॉफुल भी था उसको बुक करना। बट बाद में कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस आते हैं कि वो अनलॉफुल, तो वो एक बारी तो हमारा परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, बट ड्यू टू सम सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी वो क्या हो जाता है, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और इस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को जो इम्पॉसिबिलिटी के कारण से होता है कि अब इम्पॉसिबल है उस एक्ट को परफॉर्म करना, एक दिन के अंदर रेनोवेट नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल हो गया वो, तो उस इम्पॉसिबिलिटी को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का मतलब है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द वेरी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड, वो सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया। ए ने बी को कहा मैं अपनी गाड़ी आपको सेल करूंगा और डिलीवरी 10 दिन के बाद दूंगा, और उसकी जो गाड़ी थी एक्सीडेंट में बिल्कुल खत्म हो गई, जीरो। तो जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था ना, बिल्कुल। बट कुछ ऐसा हुआ बाद में, यानी कि वो सुपरवीनिंग जो सरकमस्टांसेस ऐसे पैदा हुए कि अब उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता, वापस उसकी गाड़ी सही से उस पोजीशन में नहीं आ सकती है। तो जो सब्जेक्ट मैटर था वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रक्टेड। जहां पे सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, तो उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कि वो अब परफॉर्म नहीं किया जा सकता, उस चीज को परफॉर्म नहीं किया जा सकता। एक बारी देखो वो कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड becomes impossible, यानी कि when the contract was made it was very possible, but after the contract is made it becomes impossible। और सेकंड क्या कह रहे हैं, by reason of some event which the promiser could not prevent, कुछ ऐसे circumstances होते हैं जिसको अब वो prevent नहीं कर सकता promiser, unlawful becomes void when the act becomes impossible or unlawful। या फिर वो कुछ ऐसा हो गया कि वो unlawful हो गया अब चीज करना, जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो बिल्कुल परफेक्टली लॉफुल था, मैंने आपको बोला मैं आपको कोल सेल करूंगा, एक महीने के बाद डिलीवरी देनी है, 10 दिन के बाद गवर्नमेंट एक पॉलिसी निकाल देती है टू सेव द एनवायरमेंट, कोल लकड़ी से बन रहा है ना, प्राइवेट सेल ऑफ कोल इज बैंड, प्रोहिबिटेड, और जो भी करेगा उसके लिए पनिशमेंट रख दिया उसने, 1 साल की सजा है। अब वो तो अनलॉफुल चीज हो गई ना, मैं नहीं सेल कर सकता। बेशक मैंने जब आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो परफेक्टली वैलिड था, बट बाद में क्या हुआ, वो अनलॉफुल हो गया, अब मैं उस चीज को नहीं कर सकता हूँ। तो जो मेरा सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या हुआ, वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है यहाँ पे। तो पहले वाले में नहीं, यहाँ पे तो स्टार्टिंग से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सब्जेक्ट मैटर फ्रस्ट्रेटेड था, मतलब सब्जेक्ट मैटर था ही नहीं, आप कह लो वो पॉसिबल ही नहीं था। बट लेटर ऑन जब पहले सब्जेक्ट मैटर बिल्कुल वैलिड था, परफेक्ट था, बट बाद में क्या हो गया, वो इम्पॉसिबल हो गया, तो इसको हम कहते हैं सेकंड वाले को सिर्फ डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, फिर आगे देखिए, कंपनसेशन फॉर लॉस
थ्रू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट नोन टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। अब इसी की बात कर रहे हैं जो एक्ट, देखिए दोनों सिचुएशन में जो हमारे पास एक्ट है ना, जो इम्पॉसिबल हो चुका है हमारे पास, दो सिचुएशन बनती है। पहला, या तो किसी भी पार्टी को नहीं पता था कि वो इम्पॉसिबल हो गया, उनके बियॉन्ड कंट्रोल था, उसको नहीं पता था स्टार्टिंग से ही, या दोनों को पता था। तीन सिचुएशन, पहले में किस ए को, प्रोमिसर को भी नहीं पता था, प्रोमिसी को भी नहीं पता था। दूसरे में प्रोमिसर को भी पता था, प्रोमिसी को भी पता था। मैं कह रहा हूं मैं आम का पेड़ लगा दूंगा यहाँ पे, 1 घंटे के अंदर आम लग जाएंगे उसमें। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दोनों को पता है यहाँ पे कि वो इम्पॉसिबल है। पहली सिचुएशन, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, इम्पॉसिबल है। तीसरी सिचुएशन, मुझे पता है कि दिस इज इम्पॉसिबल, बट आपको नहीं पता कि वो इम्पॉसिबल है। वो तीसरी सिचुएशन की यहाँ पे बात हो रही है, ध्यान से देखना। वेयर वन पर्सन हैज प्रॉमिस्ड टू डू समथिंग विच ही न्यू, मैं यानी कि प्रोमिसर, यहाँ पे प्रोमिसर है, ये प्रोमिसी है, ऑफरी है, प्रोमिसर को पता है। वेयर वन पर्सन हैज promised to do something which he knew, उसको पता है, और with reasonable diligence, चाहे उसको पता है या फिर with due diligence, might have known the and which the promisee did not know, दूसरी पार्टी को नहीं पता। मैं तीसरी सिचुएशन की बात कर रहा हूं यहाँ पे, did not know to be impossible और अनलॉफुल, यानी कि प्रोमिसर को पता है, प्रोमिसी को नहीं पता कि वो इम्पॉसिबल है। such promiser must make compensation, such promiser must make compensation to such promisee for any loss which such promisee sustain through the non performance of the promise। तो सिर्फ इस तीसरी वाली सिचुएशन में, मैंने आपको तीन सिचुएशंस बताई है, सिर्फ इस तीसरी वाली सिचुएशन में प्रोमिसर को, प्रोमिसी को कंपनसेशन देना पड़ेगा। यहां पे कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा, यहां पे दे आर नॉट बाउंड। पहली सिचुएशन में दोनों को नहीं पता था कि वो इम्पॉसिबल है, दूसरी सिचुएशन में दोनों को पता था वो इम्पॉसिबल है, नहीं देना पड़ेगा कोई कंपनसेशन। बट मुझे पता है कि दिस इज इम्पॉसिबल, आपको नहीं पता, तो वहां मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब इसकी कुछ इलस्ट्रेशंस देखिए, यहां तक तो क्लियर हो गया ना। हमने उसके ऊपर भी आते हैं, नहीं उसकी अलग चीज है, उस पर आते हैं। देखो अभी 56 में हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा वॉइड एग्रीमेंट्स, वॉइड एग्रीमेंट्स यानी कि वॉइड एब इनिशियो। फिर हमने पढ़ा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, और इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेपर में बहुत बारी पूछता है आपसे, तो आपको सिर्फ ये सेकंड पैरा लिखना है वहां पे। और तीसरा हमने पढ़ा कंपनसेशन के बारे में, कि तीन सिचुएशन बनती है, बट तीसरे वाले में ही कंपनसेशन मिलेगा जब प्रोमिसर को पता है और प्रोमिसी को नहीं पता है। क्लियर हो गया। अब इलस्ट्रेशंस पढ़िए, फिर आपके डाउट्स लेता हूं उसके बाद। यहीं पे देख लो, पहले में कहता है ए एग्रीज टू बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। एग्रीमेंट है ये पहले से, अब मैं कह रहा हूं मैं जादू से मैजिक करके ट्रेजर डिस्कवर करूंगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल ना। तो ये जो एग्रीमेंट हो रहा है वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग क्या हो जाएगा, वॉइड। कहां पे लिखा हुआ है, पहले वाले में, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर, ए और बी कहते हैं कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे। बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द मैरिज ए गोज मैड, अब शादी होने से पहले क्या हो जाता है, ए हो जाता है पागल। ना होता तो शादी के बाद श्योर है हो जाता। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, तो क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर था वो डिस्ट्रक्ट हो गया, उस समय तो बिल्कुल परफेक्टली वैलिड था, बट ड्यू टू सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, उनको नहीं पता था ना वो पागल हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, वो वॉइड सेकंड पार्ट में कवर हो रहा है। फिर ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू मैरी बी, ए बी से शादी करने की बात कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, बीइंग ऑलरेडी मैरिड। अब यहाँ पे देखिए वो ऑलरेडी क्या है, मैरिड टू सी, ऑलरेडी किसी से शादी की हुई है, ऐसे लोग भी होते हैं हाँ? और कह रहे तेरे से भी शादी करो, उसको बताया भी नहीं शायद। आगे बढ़ते हैं, एंड बीइंग फॉरबिडन बाय लॉ, दिस इज फॉरबिडन बाय लॉ, आईपीसी में बिगेमी का ऑफेंस बन जाएगा, पनिशमेंट है उसकी।
to which he is subject to practice polygamy, A must make compensation to B. A must make compensation to B for the loss caused to her by the non-performance of his promise. क्योंकि इस केस में A को पता था और B को या C को जो भी है वो उसको नहीं पता था। तो ये कौन से वाला केस आ गया? ये कंपनसेशन वाला आ गया। कंपनसेशन तब जब अब यहाँ पे उसको भी पता होता, वो कह रहा है मैं मैरिड हूं पर तेरे से भी शादी करनी है, तब वो कंपनसेशन ना ले पाती। ठीक है। चौथा सॉरी, A contracts to take in cargo for B at a foreign port. A's government afterwards declare war against the country in which the port is situated. The contract becomes void when war is declared. तो पहले वो बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बट क्योंकि वॉर डिक्लेयर हो चुकी है कंट्रीज के बीच में, तो वो अब अनलॉफुल हो गया है। एलियन एनिमीज आपस में ट्रेड नहीं कर सकते, तो वो क्या हो गया? वॉइड। कहां पे लिखा हुआ है? सेकंड वाले पार्ट में, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। लास्ट वाला, A contracts to act at a थिएटर फॉर 6 months। वो कहता है मैं थिएटर में 6 महीने के लिए एक्ट करूंगा इन कंसिडरेशन फॉर सम पेड इन एडवांस बाय बी। बी ने उसको पैसा भी दे दिया पहले ही। ऑन सेवरल ओकेजन्स ए इज टू इल टू एक्ट। ए इतना बीमार हो जाता है कि वो एक्ट नहीं कर पाता। द कॉन्ट्रैक्ट टू एक्ट ऑन दोज ओकेजन्स बिकम्स वॉइड। कहां पे है ये? एक मिनट, जिससे पूछूंगा वो बताएगा पहले पार्ट में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है या तीसरे में आ रहा है। जो ये लास्ट वाला हमने इलस्ट्रेशन पढ़ा है ना, ये आप बताओगे फर्स्ट में आ रहा है, मतलब दिस इज वॉइड एग्रीमेंट और डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कंपनसेशन तीसरा? हाँ नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये कहाँ कवर हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कंपनसेशन ले सकता है या नहीं ले सकता है, इसके अकॉर्डिंगली उसने क्या है ना, दिस इज वॉइड। तो ये कहाँ आ रहा है? या ये स्टार्टिंग से वॉइड था तो यहाँ आएगा, अगर बाद में वॉइड हुआ है तो सेकंड वाले में आएगा, सेकंड में आएगा ना बाद में वॉइड हुआ, तो दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन।